हेलो गाइस। आज की इस वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप ऑलरेडी ईटीएम में इन्वेस्ट किया या फिर ईटीएम में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को ऑब्वियसली देखना चाहिए, क्योंकि ईटीएम में इन्वेस्ट करके लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा सबसे सेफ जगह में इन्वेस्ट है और ईटीएफ से मुझे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट लोगों की ये दोनों सोच बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईटीएम में आपका पैसा डूब भी सकता है। आप एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि किसी एक ईटीएफ में आप 10 लाख रुपया 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 20 साल बाद आपने देखा कि आपका वो 10 लाख 1 करोड़ बन गया। इसीलिए आपने सोचा कि क्यों ना ईटीएफ को बेचकर ये 1 करोड़ का रिटर्न बैंक में ट्रांसफर किया जाए। बट जैसे ही आपने ये ईटीएफ को बेचने की कोशिश की, आपने देखा कि आपका वो ईटीएफ सेल नहीं हो रहा है। आपने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी आप ईटीएफ को बेच नहीं पा रहा है। तब आप क्या करेंगे? आपका ये 1 लाख का रिटर्न की बात तो छोड़ो, आपने जो 10 लाख रुपया खुद इन्वेस्ट किया था वो भी डूबने के लिए खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? फ्यूचर में होने की बात तो छोड़ो, अभी हो रहा है। बट ज्यादातर लोगों को ईटीएफ्स की ये प्रॉब्लम नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर लोग ईटीएफ्स की ये प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते। उन्होंने सिर्फ ईटीएफ में क्या क्या बेनिफिट है वो दिखाते हैं। ईटीएफ में म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस है। ईटीएफ में म्यूचुअल फंड की तुलना में 50 गुना कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है और इंडेक्स फंड की तुलना में लगभग 10 से 15 गुना कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 20 लाख है तो ईटीएफ में वो एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 40,000। और ईटीएफ में एक्जिल लोड भी नहीं होता है, यानी ईटीएफ में आपको एक भी रुपया एक्जिल लोड के लिए नहीं देना होता है। लोग सिर्फ यही बताते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताते कि ईटीएफ में आपको जो रिटर्न मिलेगा आप वो अमाउंट डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते, उससे कम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो अगर आपको किसी ईटीएफ में 1 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है तो आप 1 करोड़ बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप 70 से 80 लाख बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे तो हमें ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा अगर हम रिटर्न को बैंक में ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे? बट सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। आप ईटीएफ की पूरा डार्क साइड को अच्छे से समझिए। आइए हम एक आसान एग्जांपल के थ्रू ईटीएफ्स की डार्क साइड को समझते हैं। मान लो कि आज आपने किसी एक ईटीएफ में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आपने ये 10 लाख 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया। आज आपने जब इस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, आज उस ईटीएफ की एक यूनिट प्राइस 100 रुपया, यानी आप 10 लाख रुपया देकर टोटल 10,000 यूनिट खरीदा। आपने 20 साल के लिए ये 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड रखा और 20 साल बीत गए। आज 20 साल बाद आपने देखा कि उस ईटीएफ की एक यूनिट प्राइस 100 से बढ़कर 1000 हो गई, यानी उस ईटीएफ की यूनिट प्राइस 10 गुना बढ़ गई। इस हिसाब से देखा जाए आपका ये 10 लाख 20 साल बाद 1 करोड़ हो गया, यानी 20 साल बाद आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 करोड़, यानी आप 1 करोड़पति बन गए। इसीलिए आपने सोचा कि क्यों ना इस 1 करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर किया जाए। इसलिए आपने ईटीएफ की ये 10,000 यूनिट बेचने के लिए सोचा। लेकिन आपने जैसे ही बेचने की कोशिश किया, आपने देखा कि आप ये 10,000 यूनिट बेच नहीं पा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल या फिर आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन बिल्कुल रियल है और अभी ये सिचुएशन चल रहा है। इसलिए आप ईटीएफ की इस डार्क साइड को ध्यान से समझिए। ईटीएफ की इस प्रॉब्लम को ही लिक्विडिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। कुछ लोग इसको वॉल्यूम प्रॉब्लम कहते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि आप जब ईटीएफ खरीदते हैं तो आप आसानी से खरीद पाते हैं, लेकिन आप जब कुछ साल बाद ईटीएफ को बेचते हैं तब आप क्यों नहीं बेच पाते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ईटीएफ म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की तरह एक फंड होता है, क्योंकि ये ईटीएफ किसी एक कंपनी में नहीं, बहुत सारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये एक फंड की फीचर्स हो गया।
बट ये ईटीएफ एक स्टॉक्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। हमारे देश में दो एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई। एक्सचेंज का मतलब आप शेयर बाजार समझिए। आप जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी से डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदते हैं। मान लो कि आप रिलायंस की शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रिलायंस से ही शेयर खरीदेंगे या डायरेक्ट रिलायंस आपको शेयर बेचेगा। आपको शेयर खरीदना है तो एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीदना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं, अपोजिट में कोई ना कोई उस शेयर को बेच रहे हैं, तभी आप खरीद पा रहे हैं। क्योंकि कंपनी का शेयर यूनिट्स लिमिटेड होता है। कंपनी एक बार आईपीओ लॉन्च करती है और शेयर को मार्केट में बेच देती है। उसके बाद आपको शेयर खरीदना है तो किसी और से खरीदना होगा और आपको उस शेयर एक्सचेंज के थ्रू खरीदना होगा। ईटीएम में भी सेम होता है। ईटीएम में भी यूनिट शेयर्स की तरह लिमिटेड होता है। मान लो एक्स वाई कंपनी मार्केट में 10,000 यूनिट ईटीएफ लॉन्च किया। इसका मतलब कि फ्यूचर में ये एक्स वाई ईटीएफ की यूनिट 10,000 से नहीं बढ़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि ये ईटीएफ भी शेयर्स की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अगर आपको ईटीएफ खरीदना है तो एक्सचेंज के थ्रू खरीदना होगा और आपको ईटीएफ बेचना है तो आपको एक्सचेंज पर ही बेचना होगा। ये एक्स वाई कंपनी तो फर्स्ट टाइम में ये 10,000 यूनिट ईटीएफ बेच दिया। अब तो कंपनी के पास ईटीएफ की यूनिट नहीं है, लेकिन आप इस ईटीएफ की 10 यूनिट खरीदना चाहते हैं। आप ये 10 यूनिट तभी खरीद पाएंगे जब अपोजिट में कोई ना कोई ये 10 यूनिट, किसी एक या दो पर्सन ये 10 यूनिट ईटीएफ बेचेगा, तभी आप खरीद पाएंगे। सिमिलरली आप जब ये यूनिट बेचेंगे, अपोजिट में एक या दो पर्सन या ज्यादा पर्सन को होना चाहिए ये यूनिट को खरीदने के लिए, तभी आप बेच पाएंगे। अदरवाइज आप ईटीएफ की यूनिट नहीं बेच पाएंगे। आप उतना ही यूनिट बेच पाएंगे अपोजिट में लोग जितना खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी एक ही बार ईटीएफ को लॉन्च करती है, वो सारा यूनिट मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद जो बाई एंड सेल होता है वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच होता है। ऐसा नहीं है कि आप जब ईटीएफ को बेचेंगे तो कंपनी आपसे वो यूनिट ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो अपोजिट में किसी ना किसी को होना चाहिए आपकी वो यूनिट को खरीदने के लिए। आप जब ईटीएफ की ये 5-10 यूनिट बेचना चाहेंगे तो कोई ना कोई आपसे ये यूनिट खरीद लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप जब 1,000, 2,000 या 10,000 यूनिट सेल करना चाहेंगे, तब आप देखेंगे कि आप वो 1,000 या 10,000 यूनिट बेच नहीं पा रहे हैं। आपको तब ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना होगा जब आप एक लार्ज अमाउंट की यूनिट बेचना चाहेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं जब 10,000 यूनिट खरीद रहा था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब 10,000 यूनिट खरीद रहे थे तब उस ईटीएफ की यूनिट प्राइस बहुत ही लो था, यानी मान लो 100 रुपया था पर यूनिट। लेकिन आप जब बेचते हैं तब मान लो ईटीएफ की यूनिट प्राइस 1,000 हो गया। और ज्यादातर लोग ईटीएफ को लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं, इसीलिए लो प्राइस में ईटीएफ में वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब ईटीएफ की ये यूनिट प्राइस हाई हो जाता है तब ईटीएफ में ये वॉल्यूम यानी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि ईटीएफ इंडेक्स फंड की तरह एक पैसिव फंड होता है, यानी ईटीएफ ऑलवेज इंडेक्स फंड की तरह किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है। तो आप खामोखा क्यों ईटीएफ में ज्यादा रुपया इन्वेस्ट करेंगे? आप क्या चाहते हैं? क्या आप 100 रुपये इन्वेस्ट करके 10 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? सिंपली मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करके 10 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। मैं खामोखा क्यों 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा और सेम 10 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा? मैं तो 10 × 10 यानी 100 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा। इसीलिए ज्यादातर लोग ईटीएफ को लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं। इसलिए देखा जाता है कि जिन सारी ईटीएफ की यूनिट प्राइस बहुत हाई हो जाता है और जिन सारी ईटीएफ की मार्केट कैपिटल लो है, उन सारी ईटीएफ में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये सोचिए कि किसी भी ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तभी आता है जब उस ईटीएफ को बेचने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन खरीदने वालों की संख्या कम है, तब ईटीएफ में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। और क्यों लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है वो तो आप समझ लिया। अब आप सोचिए, अगर आप XY ईटीएफ में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो रिटर्न की बात तो छोड़ो, आपका वो 10 लाख की मेहनत की कमाई भी
डूब सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या हम इस ETF को बेच ही नहीं पाएंगे? ऐसा नहीं है, आप बेच पाएंगे, लेकिन आपको डिस्काउंट में बेचना होगा। आइए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लो कि आप 100 ETF में कुछ साल पहले, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, कुछ साल पहले कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया और आज वो अमाउंट की वैल्यू 10 लाख हो गई। यानी आज 100 ETF में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख हो गई। लेकिन आज जब आप उस ETF को बेचकर ये 10 लाख के रिटर्न कमाना चाहते हैं, तब आप देख पा रहे हैं कि आप उस ETF को बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ETF को लो प्राइस में खरीदा था, लेकिन आज ETF की वैल्यू हाई हो गई। और मैंने पहले ही कहा कि ज्यादातर लोग ETF को लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आज तो वो 100 ETF की यूनिट प्राइस बहुत हाई हो गई, इसीलिए इस ETF की वॉल्यूम कम हो गई, यानी ज्यादा लोग इस ETF को और खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ बेचने के लिए एक रास्ता खुल जाता है, वो है डिस्काउंट। अगर आप ETF को बेचना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट में बेच सकते हैं। मान लो कि आज आप जिस ETF यानी इस ETF को बेचना चाहते हैं और आज इस ETF की एक यूनिट प्राइस 1000 रुपया, आप ये 1000 रुपया में ETF सेल करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 1000 रुपया में नहीं, वो लोग 800 रुपया में या 700 रुपया में ये ETF खरीदना चाहते हैं। यानी पर यूनिट 800 रुपया या 700 रुपया देकर ये ETF खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप बेचना चाहते हैं पर यूनिट 1000 रुपया में। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको ETF बेचना है तो आपको पर यूनिट 800 रुपया यानी 20% डिस्काउंट में बेचना होगा, या फिर आप ETF को और लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग में रखिए। लेकिन यह एक टेंशन की बात है कि आप जितनी देर तक इस ETF को होल्डिंग में रखेंगे, हो सकता है इस ETF की वॉल्यूम और भी गिर जाए। इसलिए आपने सोचा कि चलो ये 10 लाख की ETF 8 लाख में ही बेच दिया जाए। 0 से तो 8 लाख अच्छा है ना, इसलिए अपने ETF को बेचने के लिए डिसाइड किया। अब आप खुद को ही सवाल पूछिए कि क्या सच में ETF में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट हुआ? इससे तो अच्छा है कि आप आपके पैसों को किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते, वहां मिनिमम 14.5% के आसपास रिटर्न मिल जाता। ETF में किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है। ETF में म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप अंत में जाकर वो रिटर्न ही नहीं बुक कर पा रहा है तो ETF में इन्वेस्ट करके क्या फायदा? क्योंकि अल्टीमेट अंत में आपको वो रिटर्न बैंक में तो ट्रांसफर होना चाहिए ना। अगर आप बैंक में ही आपका रिटर्न नहीं ट्रांसफर कर पा रहा है तो ETF में इन्वेस्ट करके क्या फायदा? आप खुद को ये सवाल पूछिए, उसके बाद ETF में इन्वेस्ट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें ETF में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऑब्वियसली ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ETF में बहुत सारी चीजें म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड से बहुत अच्छा है। बट किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो चीज ऑब्वियसली चेक करना चाहिए और आपको आंखें खोलकर चेक करना चाहिए। आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले ये टोटल मार्केट कैपिटल एंड डेली वॉल्यूम, ये दो चीज ऑब्वियसली चेक कीजिए और आप ध्यान से चेक कीजिए। एक टोटल मार्केट कैपिटल का मतलब कि उस ETF में लोगों का कितना पैसा इन्वेस्ट है, और एक बेस्ट ETF की मिनिमम मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ होना चाहिए। यानी आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो आप 5000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटल ETF में इन्वेस्ट कीजिए। यानी जिस ETF की टोटल मार्केट कैपिटल मिनिमम 5000 करोड़ है उस ETF में इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरी बात, उस ETF की डेली वॉल्यूम कितना है वो देखिए। डेली वॉल्यूम का मतलब कि रोज उस ETF को खरीदने और बेचने वालों की संख्या कितना है, और ये डेली वॉल्यूम वेरी हाई होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने के लिए ये एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये डेली वॉल्यूम। उस ETF की रिटर्न कितना भी हाई हो, अगर उस ETF की डेली वॉल्यूम लो है तो आप उस ETF में इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जिस ETF की डेली वॉल्यूम हाई है, वेरी हाई है, सिर्फ उसी ETF में ही इन्वेस्ट कीजिए, चाहे उस ETF की रिटर्न 1-2% कम हो, क्योंकि आपको अल्टीमेट ETF की रिटर्न बैंक में ट्रांसफर करना होगा ETF को बेचकर। अगर आप अंत में जाकर ETF को बेच नहीं पा रहा है और रिटर्न को बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे
तो उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करके क्या फायदा। उससे तो अच्छा है कि आप ऐसे ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहां रिटर्न 1-2% कम होगा, लेकिन लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब चाहे तब ईटीएफ को बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ईटीएफ्स की ये डार्क साइड को समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी आपकी तरफ से कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।